नमस्कार, मैं हूं अशोक मिश्रा और मैं हूं राजेश शर्मा। और आप देख रहे हैं वायरल वाणी। वायरल वाणी के आज के एपिसोड में एक ऐसे धुरंधर हास्य कवि, स्टैंड अप कॉमेडियन को हमने आमंत्रित किया है जिन्हें आपने देखा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 4 के विनर के रूप में। उसके बाद आपने देखा है कॉमेडी चैंपियंस में, लाफ्टर चैंपियंस में, द कपिल शर्मा शो में। हंसाता है लाखों को अकेला, उनका नाम है सुरेश अलबेला। हाँ जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। हम अच्छे हैं, आप आ गए तो और हम लोग खुश हो गए। और बहुत हैंडसम लग रहे हो, पहले मैं कॉम्प्लीमेंट। जहाँ जाता हूँ लोग खुशी होते हैं। आपकी इस बात से मुझे याद आया, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो आप? इसके पीछे वजह क्या है? सर कॉन्फिडेंस, एक तो मैं गांव से आया हूँ, अच्छा। दूसरी बात क्योंकि गांव से आया हूँ, जो असली टैलेंट है वो गांव में ही होता है। शहरों में भी होता है, ऐसा नहीं है कि, पर कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा ये कि आपने जो मेरा कॉन्फिडेंस देखा वो आपने मेरी परफॉर्मेंस में देखा होगा, यस। है ना। मैं लाइट के किसी तार को तो नहीं पकड़ सकता लेकिन जो लाइट ठीक कर सकता है वो उसको पकड़ सकता है। क्या बात तो है। उसका कॉन्फिडेंस वहां पे ठीक है, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस ठीक है। क्या बात, वाह, ग्रेट आंसर। यस यस। क्योंकि मुझे याद है जब आप एक कंपटीशन में पहुंचे थे, आपने जाते ही बोला था ये ट्रॉफी तो मैं ले जाऊंगा, और सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा। और उस वक्त आप इतने पतले दुबले से, लंबे बाल, आपकी अलग स्टाइल थी, तो सब लोग बोल रहे थे अरे यार देखो क्या है, इतना इतना कॉन्फिडेंस। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। वो ये था सर कि एक्चुअली क्या है कि सब लोग टैलेंटेड थे, ऐसी बात नहीं है। भारती भी थी उसमें, है ना, उसमें जसवंत भी थे और पाकिस्तानी जोड़ी भी थी, तो सब धुरंधर थे। उनसे पार पाना बहुत बड़ी बात थी। तो हुआ ये कि मैं उस समय कवि सम्मेलन करता था आसपास राजस्थान के कुछ शहरों में, गांव में, तो मैं वहाँ पे उनको खूब हंसाता था। वाह। तो खूब हंसाता था, तो वो तो मेरे को पता है कि ये तो हंसने के लिए आए ही। हंसने के लिए। बराबर। तो यहाँ पे तो मुझे मुंबई में जो मिलेंगे वो सब हंसने ही आए होंगे। वाह, तो क्या बात इनको है, तो मैं आराम से हंसा सकता हूँ। देखिए कितनी तो कमाल की बात है। मैं आया और फिर जो हुआ देख ही लिया आपने। उसके विनर बने भाई, इससे बड़ी बात। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ सुरेश भाई कि ये जो कॉन्फिडेंस है कहीं फेल भी हो गया हो, लगा हो कि यार आज तो, ऐसा भी हुआ होगा? हाँ हाँ, कई बार हो गया। हाँ। कई बार हो गया। देखो आदमी की ज़िंदगी में ना, विराट कोहली हो चाहे सचिन तेंदुलकर हो, राइट। चाहे कोई भी हो, अगर वो शतक बनाता है तो कभी कभी जीरो पे भी आउट हो जाता है, राइट। है ना। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं पूरी, बिल्कुल। ठीक है, या फिर पब्लिक में थोड़ी कमी है, या कहीं हम मेले में भी जाते हैं, वहाँ पे इधर जनरेटर चल रहा है, इधर मौत का कुआं चल रहा है। अब भाई उसमें मेरा क्या दोष है? निम्बाड़ा निम्बाड़ा। निम्बा हेड़ा उधर राजस्थान एमपी में तो यही होता है सब जगह। यस यस, पूरा तो पूरा। वहाँ पे भी हम परफॉर्मेंस करते हैं, तो उस जनरेटर की आवाज़ में हंसाना पड़ता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। मौत का कुआं चल रहा है, झूले पे लोग, वो जैसे ही नीचे आता है तो हु की आवाज़ भी आती है, बिल्कुल। तो भी कि हंसाओ, तो हंसाते हैं। उसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि आवाज़ ही नहीं पहुँचती। बिल्कुल होता है। कहीं कहीं बार ऐसा भी हो जाता है कि हमने कुछ नया ट्राई कर लिया। नया ट्राई करने वाले में तो मैंने कभी मात नहीं खाई, लेकिन ये जब आवाज़ नहीं आती, माहौल, हाँ वो ऐसा- सब तो हाँ। सुरेश अलबेला जी, अगर हम आपको कुछ शब्द दें, कुछ टॉपिक दें, तो उस पर आप तुरंत कविता बना देंगे या आपके पास होगी? कोशिश करूंगा मैं ऐसा। मोनालिसा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ओहो। तो मोनालिसा पे तो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है अच्छा, अरे तो वाह। आपका काम बच गया। फिर तो कि रात नशीली कर डाली वाह। उसके हाथों की प्याली ने। वाह। रात नशीली कर डाली उसके हाथों की प्याली ने, जादू वादू कर डाला है लड़की भोली भाली ने। और कई धुरंधर महाकुंभ में धनुष तोड़ने आए थे। आहा। कई धुरंधर महाकुंभ में धनुष तोड़ने निकले थे, सारा मजमा लूट लिया है नीली आंखों वाली ने। वाह, वाह, सारा वाह, वाह, मजमा वाह, लूट लिया। नीली आंखों वाली ने। और ये माला बेचती थी और देखा कि कुंभ के दौरान हर आदमी उसी का माला जप रहा, लगा हुआ है। लेकिन मैं एक बात बताऊं सर, वायरल होना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मलेरिया होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो जो वायरल होता है ना वो अचानक होता है। Yes. जैसे मोनालिसा अचानक वायरल हुई तो वो उसको उसकी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही है।
और जो आता है, जैसे मुंबई कोई आया है, स्ट्रगल करके आया है, तो वो तैयार रहता है कि यार मैं वायरल हो सकता हूँ। यस, अब यस। उसको पता ही नहीं बेचारी को कि मैं हो जाऊंगी। सही है। एक और उसमें आईटी बाबा कौन थे ना भैया, क्या नाम? हाँ, IIT बाबा थे। IIT लेकिन वाला, वो- हाँ, हाँ। वो मंझे हुए थे। IIT जिसने की है, इतनी पढ़ाई पढ़ा करने लिखा, के बाद वो गए थे, वो मंझे हुए थे, और वो लड़की थोड़ी कम उम्र की। हाँ। आज जो कॉमेडी का माहिर खिलाड़ी है, उसका पहला स्टेज शो था कौन सा, और उसका एक्सपीरियंस कैसा था, पहला वाला? पहला वाला स्टेज तो वैसे तो मेरा स्कूल का था। अच्छा। हाँ, पब्लिक इवेंट? पब्लिक इवेंट था मेरा। कोटा दशहरे मेले में एक लोकल कवि सम्मेलन था। अच्छा। तो उसमें रात को 3 बजे मेरा नंबर आया था, अच्छा। और तब पब्लिक 10-15 से ज़्यादा नहीं थी। लोकल कवि सम्मेलन था, उसमें 300 कवि होते थे। वो 300 ही बोर कर देते थे। ये अच्छा तो है। 3 बजे तक पब्लिक उसमें रहती नहीं थी। नंबर आया तो फिर क्या, उसमें तो बस उसमें 300 रुपये का लिफाफा मिलना था, इसलिए 5 मिनट बोलना था, बोल के। सबसे अच्छा आपको लगा हो एक्सपीरियंस उस वक्त का, जहाँ परफॉर्मेंस ज़बरदस्त हुआ हो, कोई ऐसा जब उसके बाद आपको ऐसा लगा हो ये सेटिस्फैक्ट्री था ऑडियंस के हिसाब से भी और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से भी? फिर उसके बाद ही कोटा दशहरा मेले में एक उससे बड़ा कवि सम्मेलन होता है, राजस्थानी कवि सम्मेलन। अच्छा। उसमें पब्लिक ज़्यादा आती थी। तो मैं था हिंदी का कवि, मैं उस राजस्थानी कवि सम्मेलन में चला गया, और उसमें फिर मैं ऐसा छाया, मतलब वही सारा मजमा लूट लिया फिर मैंने। वाह। वाह। तो वो उससे मेरा फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। फिर मेरे को आसपास के कवि सम्मेलन मिलने लगे, तो फिर मैं उनमें जाने लगा, और फिर तो बस आ गया कॉन्फिडेंस, एक बार आया। अच्छा, एक और सवाल जो मैं खुद जानना चाह रहा था। मैंने ऐसे कहीं पढ़ा कि जब आप कक्षा 9वीं में थे, तो दोस्तों ने बोला कि एक काम कर, तू अपने नाम के आगे अलबेला लगा। क्या ये सच है? हाँ, मेरा एक दोस्त था, वीरू योगी नाम था उसका, वो भी कवि था। अच्छा। वो अभी तो एक्सपायर हो गया, अच्छा। लेकिन वो कवि था। और हम दोनों जब छोटे थे तो हम दोनों कवि सम्मेलन करते थे। अच्छा। अच्छा। तो उसने मेरा नाम ऐसे ही कि सुरेश शर्मा से तू सुरेश अलबेला लगा। अच्छा, वैसे शर्मा है? हाँ, अच्छा। मेरा असली नाम है सुरेश चंद शर्मा। तो वो वहाँ से मैंने सुरेश अलबेला नाम कर लिया। अच्छा, आपको बताऊँ, मैं शुरू में वीर रस का कवि था। अच्छा। देशभक्ति की सुनाता था। अच्छा, मेरा जो था डील डाल वो ऐसा था, 20-22 किलो का हाँ, उस टाइम। तो वीर रस में हाँ, फिट बैठता था। मैच नहीं होता होगा भाई, कविता तो आप किसी भी डील में आप बहुत सारे कवि देखोगे। नरेंद्र मिश्र जी हैं, वो वीर रस की कविता सुनाते हैं, डील डोल उनका। लेकिन कविता तो अपना काम करती है ना। तो मैं सुनाता था, लेकिन क्या था कि मैं उस समय वीर रस की कविता के पहले मैं 2-4 जोक वो कुछ सुना देता था। तो जोक सुनाते ही, जैसे ही अगले दिन कहीं अखबार में खबर छपती थी, या वो संचालक बोलता था कि कौन आए, बोला हास्य कवि सुरेश अलबेला आए। मैंने कहा यार, मैं तो वीर रस का कवि हूँ, ये हास्य क्यों बोल रहा है? तो 2-4 जोक मेरे इतने हावी हो जाते थे। अच्छा। तो फिर मैंने भी समझ में आ गया, मैंने कहा भाई हास्य कवि लगा लेते हैं। क्या बात है। ठीक है। और रस वस में बंधना कोई हाँ। अच्छी आप बात वैसे भी नहीं है, मारवाड़ी हो, आपने सोचा होगा कि कहाँ ये सब वीर रस, हाथ से ही बढ़िया है। सारे ही रस ले लो। मैं आज भी वीर रस करता हूँ। देखो क्या होता है, एक आदमी की जिंदगी में वो हंसता भी है, वो रोता भी है, और वो प्यार भी करता है। यस। वो कभी गुस्से में भी आता है। सारी जिंदगी के होते हैं। तो मैं जो भी जीवन में होता है वो सब लिखता हूँ। मैं प्यार पे भी लिखता हूँ, मैं ओज भी लिखता हूँ, मैं हास्य भी लिखता हूँ। बिल्कुल। लाफ्टर चैलेंज की जिसके आप विनर थे, उसकी जर्नी के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। कैसा रहा अनुभव, कैसे वहाँ पहुँचे, कैसे आए? हाँ। ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मेरा नाम दिया था बुद्धि प्रकाश जी दाधीच, एक कवि हैं, उन्होंने गौरव शर्मा को दिया था मेरा नाम। अच्छा। अच्छा। ओके। हाँ, तो मेरा नाम यहाँ पहुँचा, तो फिर लाफ्टर चैलेंज की टीम से कॉल आए थे। बोला जयपुर में कवि सम्मेलन है, तो जयपुर में ऑडिशन है, तो ऑडिशन में आपको आना है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाऊँगा। अब वो जिन्होंने नाम दिया उन्होंने ही मेरे को कह दिया भैया जाना नहीं है, गुरुजी ने मना कर दिया। अरे। हाँ, तो अब मैंने कहा यार मेरे को ये भी नहीं बुला रहे, उधर भी नहीं जाऊँ, मैं करूँ ही क्या? तो चलिए, पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल है ही नहीं। अब मैं ऑडिशन में जाने के लिए अपने गांव में था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा।
तो 100 का नोट, मैंने एक दोस्त था मेरा चतुर्भुज सिंह जादौन, अच्छा। उससे मैंने 100 का नोट लिया। एक 100 का नोट लिया। मैं सोच रहा था यार 100 में मज़ा नहीं आएगा। मजा नहीं। फिर अचानक क्या हुआ कि जिस दिन ऑडिशन था लाफ्टर चैलेंज का जयपुर में, उसी दिन का एक कवि सम्मेलन आ गया मेरे को, वाह। महामूर्ख कवि सम्मेलन। वो राजस्थान का उस समय सबसे बड़ा कवि सम्मेलन हुआ करता। तो मैंने कहा यार उसमें अपने को पैसे मिलेंगे, 1000, 1500, 2000 तो अपने कहीं नहीं गए। तो मैंने कहा यार चलते हैं, अब तो पैसे भी मिलेंगे, दिन में वो दे देंगे। तो 100 रुपये मेरे पास थे। मैंने कहा यार 100 में मज़ा नहीं आ रहा, क्या करें। तो हमारे वहाँ तालाब पे हमारे एक दुकान थी हेयर नाई की। अच्छा। वहाँ मेरे दोस्त की थी, मैं उस पर बैठता था। सेट्टी नाई था वो। तो उसकी दुकान पे मैं बैठता था, वहाँ सट्टा लगता था। अच्छा। तो सट्टा लगता था, तो मैंने कहा यार 100 रुपये में मज़ा नहीं आ रहा, सट्टा लगा देते हैं इसका। आगे तो ठीक है, नहीं आए तो बिना टिकट तो जाना ही है। बिना टिकट खूब जाता था मैं उस टाइम तो। कमाल है। तो और बिना टिकट भी ऐसे नहीं जाता था मैं बिना टिकट स्लीपर में जाता था। बहुत तेरी। हाँ, और सोता हुआ जाता था ऊपर की बर्थ पे। टीसी आता था, बोल देता था मेरे पिताजी होंगे, उनसे कर लेना बात। अब छोटा सा था तो वो भी, और मैं भी सोचता था कहाँ ले जाएंगे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा। वही confidence। हाँ, क्या बात है। भाई कहाँ ले जाएंगे मेरे को, ले जा। वहाँ भी सो जाऊंगा। हाँ, वहाँ भी सो जाएंगे। तो क्या था कि मैंने 100 का लगा दिया सट्टा। अच्छा। सट्टा लगाया, उसमें नंबर लगते थे 0 से 9 तक। अच्छा। तो उसने वो आया, मैंने कहा ये 100 रुपये लगाने हैं मेरे को, कि कौन सा नंबर लगाना है। मैंने कहा कौन नंबर भी? बोला कि हाँ नंबर 0 से 9 तक। 0 को बोलते हैं बिंदी, बोला बिंदी से 9 तक। अच्छा। मैंने कहा ये बिंदी मैंने बिंदी, बोले 0। तो मैंने आज 0 ही लगा दो, मेरी तो ज़िंदगी 0 हो गई है। तो उसने 0 लगा दिए। अब 2-3 घंटे में उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आया तो मैंने कहा यार कहाँ नंबर कहाँ आएगा? कुछ नहीं गया। मैंने पूछा क्या है, अरे 0 आ गया। अच्छा। 0 नंबर आ गया। मेरे को 100 के 900 रुपये मिले और मैं हो गया। मैंने अब कहा, मजा आएगा। मिठाई वाह। लाओ रे यार, 100 की तो वही मिठाई ले आए हम। 800 रुपये बच गए। फिर नाचते गाते हुए मैं आया। दिन में मैंने ऑडिशन दिया। वाह। हेमंत शर्मा जी आए थे ऑडिशन लेने। अच्छा। उनको ऑडिशन दिया। मैंने उनको कह भी दिया था, मैंने सर रख लेना मेरे को यार। मैं भी शर्मा ही हूँ। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं कहा था, पर मेरे को वो भी बोले कि हाँ मेरे को तुम में वाइब दिख रही है, वाह। तुमको हम रखेंगे। पर मैंने हो सकता है ऐसे भी कह देते हैं कि यार ठीक है। तो फिर रात को कवि सम्मेलन हुआ, उसमें भी मुझे पैसे मिल गए वाह। 1500 रुपये। 15 और 8। हाँ, 15 और 8 22। 800 तो हो गए थे ना खर्च बीच में। मिठाई विठाई खिला दी दोस्तों को, चाय वाय पी ली, टिकट कटाया उस दिन तो मैंने। बोले कब तक सरकार को चूना लगाएंगे। हाँ, अब तो आ गए मेरे पास। हाँ। तो फिर वो हो गया। फिर उसके बाद ये लाफ्टर चैलेंज वालों का कॉल आया। बोला सर आपको मुंबई आना है। वाह। मैंने कहा आ जाऊँगा। तो बोला सर आपकी फ़्लाइट कहाँ से करवाएं? ओह। वाह। मैंने कहा ये फ़्लाइट तो मैं कभी उसमें नहीं बैठा, रिजर्वेशन में नहीं बैठा। वाह। मैंने कहा यार ये फ़्लाइट कहाँ से आएगी? मैंने कोटास करा दो आप मेरी फ़्लाइट। एयरपोर्ट ही नहीं है कब। तो मुझे नहीं पता था हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। तो उनका फिर 10 मिनट बाद कॉल आता है, सर कोटा में एयरपोर्ट ही नहीं है। अरे मैंने कहा कोटा में एयरपोर्ट नहीं है तो मैंने जयपुर से करा दो। अब वो जयपुर से उन्होंने फ़्लाइट करवा दी उन्होंने मेरी जयपुर से। अब मेरे पास आईडी नहीं थी। ओह। अब 2 दिन में तो आईडी कैसे बनाऊं? मैं 10th की मार्कशीट थी मेरे पास, उस मार्कशीट को ले जाके ही मैं 3-4 फिर उसको ले गया तो उनने जाने दिया। कर दिया। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ से भी सब ने जाने दिया। फिर तो मैंने कहा यार मार्कशीट खूब चलती है अपनी। फिर तो मैंने आईडी नहीं बनाई 4 महीने तक। तो लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद भी घूमा उसी आईडी से मैं। माय गॉड। अच्छा, मैं मुंबई पहुँचा। तो मुंबई नया होगा, पहली बार आए होगे उस हाँ, वक्त? पहली बार ही। मुंबई। हाँ। बस पहली बार में मतलब दिल्ली तो गया था मैं, पांडिचेरी जाके आ गया था अच्छा, पांडिचेरी। कवि सम्मेलन में। अच्छा। उस पांडिचेरी के कवि सम्मेलन में भी मेरा 4000 पेमेंट था वाह। और लग 6 गए थे। वो कैसे?
तो खर्चा टिकट विकेट हाँ, वहाँ दो दिन ट्रेन में आने के, 2 जाने के, खाने में लग जाता है सर। तो क्या रहा मुंबई का एक्सपीरियंस? मुंबई का ये रहा कि मैं यहाँ आया तो यहाँ तो सारे ही बड़े बड़े धुरंधर थे, और धुरंधर थे तो अच्छा, हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने मुझे ऐसे नहीं रखा था कि भाई ये कोई जीतने वाला कंटेस्टेंट है। अच्छा, उन्होंने ऐसे रखा था, बोले ये उनके भी एक आध कम पड़ गए थे, उनके हो गए थे 48, एक आध कम पड़ गए थे। वाह तो बोले रख लेते हैं, आउट तो होके किस्मत से जाएगा। नंबर आ गया मेरा। वाह, अब नंबर मेरा किस्मत से आ गया, पर आ गया। अब आ गया तो अच्छा, कॉन्फिडेंस फिर भी मेरे में फुल था कि मैंने कहा आने तो दो मार्केट में। अब वो उसमें सब बड़े बड़े भारतीय थी, उसमें पाकिस्तानी जोड़ी, एक जसवंत एक कंटेस्टेंट था जिसने कपिल शर्मा को कहीं पंजाबी एक चैनल पे, हाँ उसमें हराया हुआ था। बराबर। हाँ, तो वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, वो बोले कपिल को हराया है तो, और कपिल ने लाफ्टर चैलेंज 3 जीता है, तो मेरा कौन क्या कर सकता है। सही है। तो मैंने एक दिन उसको कह दिया, वो आया था, मैंने कहा तू क्या लेने आया है? तो वो बोला कि यार तुझे पता नहीं है लाफ्टर चैलेंज में विनर में ही बनूंगा। मैंने कहा ऐसा है, ये फालतू बातें हैं, विनर कोई नहीं बनेगा, न ये भारती बनेगी, न तू बनेगा, न कोई और बनेगा, विनर तेरे सामने बैठा है। ओ तेरी, क्या बात है। तो फिर वो पहला, उसमें क्या होता था, 5-5 लोग रहते थे एक राउंड में। एक राउंड में तो एक राउंड में 5 में से 1 जीतता था और 4 गायब हो जाते थे। तो मैंने पहली परफॉर्मेंस की, वो मेरी ठीक थी। क्या था वो याद है? पहली परफॉर्मेंस में तो ऐसा था, मेरी मोटरसाइकिल की टक्कर एक लड़की की साइकिल से हो गई। लड़की मेरे से बोली, रे रोंग साइड में गाड़ी चला रहा है, सड़क क्या तेरे बाप की है क्या? मैं बोला, रे तो तेरे ही बाप की है, मुझे तो दहेज में मिली है। ऐसा। अच्छा, फर्स्ट राउंड पूरा हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही आए थे, पर मेरे 30 थे, और सेकंड वाला था उसमें उसके भी 26 थे। फिर उसके बाद दूसरा राउंड हुआ उन्हीं 5 में। तो उन्हीं 5 में जब सेकंड राउंड हुआ तो मैं स्क्रिप्ट से चला गया बाहर। अच्छा, मैंने कहा यार मेरे को तो अभी, तो स्क्रिप्ट से बाहर जाते ही पंकज जी ने मेरे को माइक पे ही डांट दिया, बोलो अलबेला पीछे आओ। पीछे गया तो उन्होंने मेरे को सुनाया तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो मैंने वापस दिमाग ठंडा किया। मैंने कहा अभी दिमाग का अपना काबू में रखो, बात के बाद में देखेंगे। तो वो पंकज जी ने मेरे को डांट दिया, लेकिन मैंने कहा कॉन्फिडेंस अपना अभी है ना, गंवा मत, अभी वापस हो जाकर गया। फिर मैंने उनको एक वो धम धम धड़म धड़ैया एक गाना आया था, ओमकारा, तो वो मैंने सुनाया। उसकी गली से मैं गुजरा था, यह भी इत्तेफाक था, उसने मुझ पे फूल तो फेंका पर गमला भी साथ था। मैंने बीजेपी का कमल उठाकर उसको फेंक दिया, उसने भी तो कांग्रेस का पंजा गाल पे टेक दिया। वाह, फिर एक दिन वो मान गई, प्यार मेरा पहचान गई, ऐसा सीन बना गई गोरी, हवा निकल गई दैया रे, क्योंकि वो लड़की निकली थी 2 बच्चों की मैया रे। ओमकारा धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे ओमकारा। वाह वाह, तो शानदार। ये मैंने सुनाया। ये ब्लास्ट हो गया था पूरा, हाँ, तो पसंद ये किया। ब्लास्ट हो गया। तो फिर वो पंकज जी ने मेरे को डांट दिया, तो शत्रुघ्न सिन्हा और नवजोत सिंह सिद्धू जी दोनों जज थे, तो उन्होंने मेरे को 1 नंबर कम देते थे, ज़्यादा दे दिए, पूरे के पूरे ही दे दिए। वाह 48 दे दिए, मतलब 2 नंबर कम दिए 50 में से। तो फिर मैं राउंड, और वहां से जादू चल गया था भैया पूरा शत्रुघ्न जी। तो बहुत अच्छे है। वहाँ से फिर मेरा नहीं, फिर वो घटा वापिस। उसके बाद में फिर जब टॉप 13 कंटेस्टेंट रह गए थे उसमें 13 में से क्या होता था, जो सबसे नीचे रहता था वो बाहर निकल जाता था, और जो 12 एक टॉप रहता था उसको कुछ वो
इनाम देते थे, गिफ्ट देते थे, और जो लास्ट वाला बाहर निकल जाता था। तो जैसे मैंने एक एपिसोड किया, उसमें ठीक ठाक रहा, फिर एक में विद्या बालन आई, तो वो मेरा एपिसोड थोड़ा सा वीक गया, कमज़ोर गया, और उसमें मैं आया 7वें नंबर पे। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि यार मैं 7वें पे आ गया, इसका मतलब अब गड़बड़ है। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो फिर ये मल्लिका शेरावत वाला वहाँ से आया। वाह। फिर मैंने परफॉर्मेंस की, और उसमें महिमा चौधरी आई थी। तो मैंने ये सुनाया था, प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। तो ये फिर ब्लास्ट हो गया, और उसमें और जो पंच थे वो भी मेरे काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो लेकिन उसमें हुआ ये कि उन्होंने भारती को दिया स्टैंडिंग ओवेशन, अच्छा। सुगंधा को भी स्टैंडिंग ओवेशन मिला, पर मेरे को नहीं मिला। हम्म, और जब लास्ट में नंबर सुनाए, कपिल शर्मा सुनाते थे हमारे अच्छा। नंबर, कपिल और चंदन अच्छा, हाँ, वो उसमें एंकर होस्ट थे। हाँ 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 हाँ। होस्ट थे। पेरीजात भी थी होस्ट, और ये भी थे ये पुलिस वाला बन के आता था सर। पुलिस वाला। यस, याद है। शमशेर। तो कपिल ने नंबर सुनाए, भारती 48, सुगंधा 48, सुरेश अलबेला 49। वाह। मैंने कहा ठीक है, उधर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, नंबर तो अपने ही ज़्यादा है। हाँ। तो और मैं जब उतरा स्टेज पे से, तो जैसे परफॉर्मेंस करेंगे, तो पंकज जी ने भी मेरे को कहा वाह वाह अलबेला। अरे मैंने कहा ठीक हो गया, दिखता है अपना। तो लग भी रहा था। उसके अगले एपिसोड में आए थे हंसिका मोटवानी और मनोज वाजपेयी। हाँ हाँ, याद है। उसमें क्या किया मैंने, मल्लिका के साथ इमरान हाशमी का भी बना लिया। अच्छा। वो भी बहुत तगड़ा था। तो वो फिर यूं हो गया, फिर मैंने सुनाया, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रख्यात अभिनेत्री प्रातः स्मरणीय चारु स्मिता प्रतक्षणम रक्षम ददामी वस्त्रम समर्प्यामी वस्त्र विहारिणी डील उघाड़नी न्यून वस्त्र धारणी आदरणीय मल्लिका शेरावत। और हिंदुस्तान के एक प्रख्यात अभिनेता हैं, परम उत्तेजित रात्रि कालीन कुशल सेनानी अधर रम्यामी सर्वहृदयगामी नारी वस्त्रम भक्षणामी लिपिस्टिक चटखामी महामहिम चुंबन स्वामी आदरणीय इमरान हाशमी। वाह। वाह वाह वाह। तो वो फिर वो तो नहले पे डाला। दोबारा सुनाओ, रिपीट करो, रिपीट अच्छा। करो। उठ गया था, मुझे याद है, वो मनोज वाजपेयी उठ गए थे सीट से। तो फिर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस करी, तो मैं जाने वाला था माइक पे, इतने में सिद्धू जी ने कहा अरे इधर आ, जब भी पा जा। तो मेरे को वहाँ स्टेज वहाँ से बुलाया और गले लगाया मेरे को, चारों ने, हंसिका ने भी लगाया। अच्छा। हाँ, तो मैं मौका क्यों चूकूं भाई। तो गले लगाया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। मैंने कहा अब नहीं छोड़ रहा मैं, अब कुछ भी हो जाए, अब मैं जीत के ही जाऊंगा। फिर छक्के छक्के लगे पूरे। हाँ, फिर तो होता ये था कि हर उसमें मैं फर्स्ट आता था, सेकंड कौन आ रहा है पता नहीं था। फिर एक आध बार उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी कर दिया था, फिर लास्ट में विनर बन गया। वाह। और उस शो से एक्चुअली वहाँ क्या हुआ भैया, पूरा देश प्यार करने लगा, और वो हवाओं में फिजाओं में गूंजने लगा, और सेट पूरा ना वो सुरेश अलबेला के फेवर में हो गया। मुझे लग रहा है जैसे अभी कुछ लोग वायरल हो जाते हैं, आप तब वायरल हुए थे। अक्सर आप देशभक्ति की बातें करते हो, जो होनी भी चाहिए। चांद लिखता हूं तो आफताब छपता है, वाह। झील के पानी में भी सैलाब छपता है, और मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब छपता है। वाह 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 वाह। तो देशभक्ति तो हमारे खून में है, और सबके खून में होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल। पॉलिटिशियन कौन है जो आपका फेवरेट है, बता सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी। क्यों? क्या बात है। वैसे तो अटल जी भी मेरे बड़े पसंदीदा रहे हैं, राइट। लेकिन अटल जी मतलब देश को थोड़ा सा, अटल जी को लोग करने नहीं दे रहे थे। अटल जी कवि भी थे ना, तो देख लेते थे कि यार ये मोम ऐसे दिल, नहीं, मोम दिल कवि थे। हृदय उनको। कवि हृदय थे। नरेंद्र मोदी जी ने जो कट्टर डिसीजन लिए, जैसे राम जेठमलानी ने कहा था कुछ भी हो जाए किसी का बाप धारा 370 नहीं हटा सकता, ये आपकी अदालत में कहा था राम जेठमलानी ने। अच्छा। जिस दिन उनने हटा दी, और मैं मानता था, मैंने कहा यार बहुत बड़ा वकील है, सुप्रीम कोर्ट का, ये कह रहा है तो नहीं हटेगी, और हटा दी। और मैंने कहा ये हटा दी, और
और भी बहुत सारे काम। बहुत और मैंने मोदी जी का पहले से ही हूँ, मैंने तो एक कविता भी लिखी थी, मोदी जी ने खुद अपने यूट्यूब के ऑफिशियल अकाउंट से लगा रखी है उसको। मोदी उस जी ने समय ये लगा। भी बहुत वायरल हाँ, क्या कौन सी है ये? वो ये थी, उस समय मैंने कहा था कि हमने रेशम के कच्चे धागे बनाए थे खूनी पंजों को जकड़ने में, वाह। हमने 16 साल लगा दिए दाऊद अब्राहम को जिंदा पकड़ने में, इसलिए इन नरभक्षी भेड़ियों की तरफ खूंखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो, सीमा के आतंकी अड्डों तक सेना चढ़ जाने दो, और जरूरत पड़े तो सेना की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में अटका देना, और 24 घंटे बाद दाऊद अब्राहम जिंदा बच जाए तो बदले में मुझे फांसी पर लटका देना। वाह 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 वाह। तो उसका मतलब ये था कि हम आतंकवाद पे काबू पालेंगे, हालांकि दाऊद तब भी जिंदा है। फिर बहुत सारे लोगों ने मेरे पता नहीं जिंदा है या क्योंकि वो मर भी जाएगा तो कोई डिक्लेयर नहीं करेगा, कौन करेगा? ऐसी पाकिस्तान जगह पे तो है बोलेगा वो। नहीं। लेकिन वो विरोधी पूछते हैं, भाई तू कहता था ना तू फांसी पे कब लटक रहा है, 24 घंटे हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए। भाई सुरेश अलवेला शादीशुदा हैं, हाँ, पता नहीं बताना चाह रहे कि नहीं, फीमेल फ्रेंड्स, खैर तो हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। हो ना, क्या तो उसके बाद इतना अच्छा हंसाते हो, इसका कैसे? अभी मेरी बीवी कह रही थी हाँ कि सब अपनी अपनी लुगाइयों को कुंभ में लेके जा रहे हैं, हाँ तुम भी मेरे को लेके चलो, हाँ तुम भी मेरे को लेके चलो, सब अपनी बीवियों को कुंभ में लेके जा रहे हैं, तुमको फल मिलेगा। अच्छा। हालांकि मेरा फल बड़ा होके 5 साल का हो गया, अच्छा। पता नहीं उसको फिर और कौन सा फल चाहिए। आपका बात फल है? चलने भी लग गया। हाँ, क्या बात है। आपके समय के सारे कॉमेडियंस, खासकर विनर्स, आज कपिल शर्मा कहाँ है, आपको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली, आप कहाँ रह गए? मैं एक्चुअली क्या है, मैं लाफ्टर चैलेंज जीता, तो जीतने के बाद मैं जैसे ही ट्रेन में गया, ट्रेन में जाता, तो मैं जहाँ खड़ा होता, हाँ। 100 लोग इधर से आ रहे हैं, 100 लोग इधर से आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, ऑटोग्राफ मांगते थे। ऑटोग्राफ के लिए भी टिश्यू पेपर लेके आते थे। जहाँ पेन नहीं चलता है। हाँ, जहाँ पेन नहीं चलता है, तो वहाँ पे मतलब मैं वॉशरूम भी जाता तो भी 50-100 लोग आते थे। अब उस समय मैं इतना पॉपुलर हो गया कि मतलब मैं परेशान हो गया। मैं गांव से आया हुआ था, उधर घूमता था, अकेला ही कहीं भी खड़ा हो जाता था, मस्त रहता था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया अपनी ज़िंदगी में, ये पॉपुलैरिटी तो अपने को चाहिए ही नहीं थी। अपने को जाना है, अपनी परफॉर्मेंस करना है, बस इतना। तो फिर मैंने 2-4 महीने तो हमारे लाफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर के फ़ोन ही नहीं उठाए, फ़ोन ही साइड में रख दिया था मैंने कहा यार मुझे नहीं होना ज़्यादा पॉपुलर। बाप रे, कमाल है, पहले उल्टा व्यक्ति सोचा, ऐसे होंगे जो अपनी पॉपुलैरिटी को कम घटाने में करना लगे चाहते हाँ, मैंने कहा ज़्यादा ऊंची हो गई, नीचे करो इसको। ओ तो फिर 2-4 महीने हो गए, फिर मैंने कहा अब ठीक है यार, वो 2-4 महीने में तो नहीं हुई, 2-4 साल में, 5 साल में कम हुई। तो और ये जो बात आप कह रहे हो कि ये लोग कहाँ पहुँच गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली जो भारती है और कपिल है, ये बहुत अच्छे एक्टर हैं, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं एक्टिंग वाइज। ये वहाँ पे भी थिएटर में करते थे, भारती तो सिखाती थी एक्टिंग, और मैं हूँ कवि, मैं केवल माइक पे परफॉर्मर हूँ, एक्टिंग का मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मैं उस जगह हाथ मारना भी नहीं चाहता। तो उस समय ये कॉमेडी सर्कस भी करते थे और भी शो करते थे, मुझसे कहते थे भाई साड़ी पहन, ये पहन, मैं ना पहन रहा, मुझसे ना होगा। मैं तो केवल माइक पे जो बुलवा रहे हो वो बोल लूँगा। और मैं आज भी कपिल शर्मा का शो भी किया मैंने, आज भी मैं कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, आज भी मुझे पब्लिक सुनने आती है जितनी आती है मुझे। और ऑटोग्राफ आज भी लेते हैं, फोटोग्राफ आज भी लेते हैं, वो भीड़ देखा है मैं अपनी शर्तों पे जिंदा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। कभी मिमिक्री करना ऐसा ट्राई किया है? कोई आवाज़ मैं निकाल लेते लाफ्टर हैं चैलेंज में मिमिक्री की थी। कि हाँ, मैंने शाहरुख खान की मिमिक्री की करके थी। बताओ ना। और मैंने वो और ये भी सुनो, और मैं लाफ्टर चैलेंज की मिमिक्री की तो कपिल और चंदन हंसते हंसते गिर गए। अच्छा। गिर गए और गिर के फिर वो आए मेरे पास और मेरे से बोले कि आज जितना हम जिंदगी में नहीं हंसे। मैंने कहा भाई पूछा, मैंने कहा क्यों यार, मैं तो इतनी अच्छी, तेने अच्छी नहीं करी इसीलिए हंसे। अगर तू अच्छी करता तो हम नहीं हंसते, वो तेने जैसी की वो अब उसी में हंसी थी, तो वो अब तो नहीं करता। एक बार अगर हो जाए, थोड़ा सा हम लोग भी क्या हंस था, लें क्या कैसे पॉजिटिव वे में। वो ऐसे करी थी मैंने
वो एक शो आता था उस समय शाहरुख खान का, क्या आप 5वीं पास से तेज है, सुनील तो ग्रोवर। हाँ उसमें ऐसे ही करता था। क्या आप 5वीं पास से तेज है, मैं आपका स्वागत है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। क्या बात है। और एक चीज बताओ हालांकि सुनील, मैं हाँ मैं बोलो। एक कलाकार की मिमिक्री अच्छी करता हूँ, कौन? अभी आप पहचान जाना। मोना डार्लिंग, वाह, हमने तुम्हारे पैर देखे हैं, बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें यहाँ से हटा लो, हमारी ज़मीन मैली हो जाएगी। मोना डार्लिंग, वैसे तो बंदे को लोग लोइन के नाम से जानते हैं। अजीत साहब, और सच में अच्छा किया, ठीक किया। बहुत बहुत बढ़िया। Really इसमें मजा मेरा आया। कॉन्फिडेंस नहीं, है। और इसमें पंच लाइन भी अच्छा है। हाँ, जमीन मैली हो गंदी हो जाएगी, ये वो। अभी बीच में एक हादसा हुआ, हमारे आपके सबके परम मित्र सुनील पाल को किडनैप कर लिया गया, शो में बुलाया और वहाँ किडनैप किया, क्या क्या हुआ सब जानते हैं आप। तो बहुत सारे लोगों को धमकी इस तरह से आया लोगों को, तो क्या आप कभी इसके शिकार हुए हैं? सुनील पाल साहब का जब वो हुआ, किडनैप हुआ, किडनैप हुआ, हाँ तो मैं क्या है, किडनैप को भी अपहरण बोलता हूँ, हाँ हाँ, हिंदी। शुद्ध, यस, अपहरण होना हुआ। भी चाहिए। तो वो उनका अपहरण हुआ, तो उस समय वो पता है किस मानसिक स्थिति में होंगे, बिल्कुल। तो जी वो किसी का फ़ोन उठा नहीं रहे थे। लेकिन मैं क्या है कि सुनील जी से थोड़ा सा टच में हूँ मैं, 2-4 साल से मैं उससे बात होती रहती है, तो होती रहती है। तो मैंने भी ये खबर देखी, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, मेरी बात भी हुई थी उनसे 1 आध महीने पहले, तो मैंने उनके मैसेज डाल दिया, मैंने कहा सर ये तो बहुत बुरा हुआ, एक बार मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उनका कॉल आ गया फटाफट, उनको लगा ना, बोले यार हाँ, कोई हमारे साथ information भी मिलेगी। हुआ था। तो और वाकई आप किडनैप हुए थे? नहीं, अपहरण किडनैप नहीं हुआ था, बस कूटा था। कूटा था? हाँ, कूटा था। क्या घटना? हम इधर इंदौर पीथमपुर से कहीं से शो करके आ रहे थे, तो मेरा जो ड्राइवर था बड़ा मूर्ख था वो उस दिन। अच्छा, हाँ, तो उसको एक सूटकेस दिखा, रात को 2 बज रहे थे, अरे बाप रे। तो उसको सूटकेस दिखा, तो उसने गाड़ी रोक दी। अरे मैंने कहा गाड़ी कहाँ रोक रहा है, अब मैं थोड़ा सा नींद में था, तो रोक दी। वो इतने में चला गया वो सूटकेस उठाने, मेरे जितने में समझ में आता, वो सूटकेस उठाने गया, उधर से 4-5 लड़के नकाब वकाब बांध के आए, और उसको, वो दुबला सा था, उसको तो ले गए वो उठा के, अच्छा, उठा के ले गए वो। और मैं था, मैंने जो गेट खोला, मैं थोड़ा सा अभी हो गया हट्टा कट्टा, तो गेट खोला, तो गेट से वो पीछे गया, तो उन्होंने मेरे 2-4 डंडे की अरे बाप रे। मारी, उसमें तार वार बंधे हुए थे। अरे रे। हाँ, हमको जाना था डी एक कवि सम्मेलन में, तो वो मेरे 2 डंडे पड़े, लेकिन मैं भाग गया, मैं पकड़ में नहीं आया। यार रात को 2 बजे और वो इतने थे फिर भी वो थोड़ा सा दूर थे, वो उसको पकड़ने में व्यस्त हो व्यस्त थे गए। और डंडे मारे। हाँ, एक ने मेरे डंडा मारा, बराबर। और वो 2-4 उधर थे, उसको वो आ गया था पकड़ने, उसको कूट रहे थे। वो एक आया, तो मैं थोड़ा सा भाग गया, तो थोड़ी दूर जाके फिर मैं चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ, फिल्में देखता ही हूँ मैं। तो फिर वो उतनी दूर आए नहीं, अगर आ जाते तो आ जाते तो कूट लेते, फिर वो क्या करते, और कूट लेते एक डंडे की जगह। आ जाते तो जो होता, जो दिखता। तो अब वो मेरे बंदे को उठा के ले गए, अब मैं उसको कॉल, मैंने पुलिस कुछ नहीं। अच्छा, ये जो ये कॉल करने का है ना, कौन सा पुलिस का नंबर होता हाँ, है, उनका हेल्पलाइन। 100 नंबर होता हाँ, था। वो 100 नंबर, उस पर मैंने कॉल वोल किए, तो बोले लोकेशन भेजो। भाई यहाँ कूट रहे हैं, तेरे को लोकेशन कहाँ से भेजो? कूट रहा है, लोकेशन मांग रहा है। उससे मैं बात कर रहा, मैंने सर हम खतरे में हैं, बचाओ, यहाँ पे लोग गुंडे हमारे पीछे पड़ गए। बोले लोकेशन भेजो। अबे तेरी तो साले यहाँ कूट रहे, तेरे को लोकेशन कहाँ से भेजूं मेरे को? कौन से ये तो मतलब ऑटोमेटिक होना चाहिए कि लोकेशन फोन करते ही अपने आप चली जानी आप चाहिए। सर्च करो। हाँ, ये सर कानून बदलना चाहिए। सही है, मतलब सही जो है। कुटरा है, जो वो लोकेशन कहाँ से भेजे? सही है। भेज ही नहीं सकता यार वो। हाँ हाँ, कुटाई में। और भी तो लोग कुटते होंगे, तो ये क्या कहते हैं, लोकेशन भेजो? नहीं, नहीं। यार कैसा मूर्ख कानून है ये? तो उसको लोकेशन, कब की बात थी ये? ये भी तो ये हुई है, ये एमपी में चुनाव थे,
पिछले अभी हाँ वाले? हाँ, वो उसी की बात है, तभी कूटा था। लेकिन वो बेचारे भी तभी तो वो उसके बाद मतलब डीग में कवि सम्मेलन में जा रहा था मैं उधर से, हाँ तो डीग में उसके बाद एक कवि सम्मेलन हो चुका है, चुनाव था ये इसका ही इसी दौरान मुख्यमंत्री का। रहा अच्छा, ओके ओके। जिसमें उसके बाद जो मोहन यादव। मोहन जी, हाँ। हाँ, वाह। तो फिर वहाँ से हम जैसे तैसे, मैंने कहा अब तो पुलिस वुलिस भी आई, फिर मैंने कहा अब ये क्या करेंगे। उसके पास ज़्यादा नहीं 13,000 रुपये थे। अच्छा, वो शो वाले ने मेरे को पैसे भी नहीं दिए थे उसने। ले आप मेरे- शो करके आ रहे थे या शो करने जा रहे करके थे? भी आए थे, करने भी जा रहे थे। अच्छा। दूसरे उधर पीथमपुर साइड कहीं कोई गांव था, उसमें शो था, वो शो करके हम वहाँ जा रहे थे, डी कार से, बाई कार। तो फिर उससे 13,000 रुपये उन्होंने ले लिए, मेरी जेब में 5,000 थे, वो बच गए थे। हालांकि फ़ोन पे भी था। एक नया साला पेंट लाया था, वो भी ले गए। उसका बड़ा दुख हुआ मेरे को। और वो बड़ी ऐसी परफेक्ट आती थी मेरे, है ना? हाँ मतलब फेवरेट थी। मैं कोई भी शो में जाता और सारे कपड़े होते तो सबसे पहले उसको पहनता था। पैंट को। हाँ, उसको भी ले गए, पेंट भी ले गए। फिर हम गए। अच्छा, वो ड्राइवर भी अच्छा था, उसने फिर एक हाथ से ही पूरे रास्ते गाड़ी चलाई, कम से कम 500 किलोमीटर। वही ड्राइवर? वही ड्राइवर। और एक को तो कूट डाला था। हाँ, गए हम कहीं रुके नहीं, इलाज विलाज नहीं कराया हमने। वो जिसको कूटा ना, हाँ, वही गया गाड़ी लेके, 2 ही तो थे हम। तो गए हम। फिर अगले दिन गला बैठ गया। गला क्या, सभी बैठ गया था, पर उस अगले दिन मेरा गला भी बैठ गया। अच्छा। फिर भी वो शो किया हुआ है। ये अच्छा, सब- अगर ये लाफ्टर चैलेंज फिर से हो, क्योंकि अब आपका अनुभव इतना बड़ा है, इतना ज़बरदस्त है, शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको अब ऑडिशन देना पड़ जाए तो आप कौन सा क्या करेंगे? ऑडिशन में क्या, मैं ऑडिशन क्यों दूंगा? यस। मैं ऑडिशन अभी कहा था मेरे को उन्होंने। वो अभी एक शो आया था अक्षय कुमार का, वो अक्षय कुमार का शो आया, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था, बोले लाफ्टर चैलेंज है सर, उसका आपको ऑडिशन देना है। बोले मैं तो तो विनर मैंने कहा तू पता है किससे बात कर रहा है? मैंने कहा मैं उसका विनर हूँ। मैंने तुम तो साला हिस्ट्री तो चेक करते नहीं, आ जाते हो फ़ोन करने के लिए। मैंने कहा अब तुम क्या बढ़ा दोगे भाई मेरे को उससे ज़्यादा? अब मैंने तो अपनी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी नीचे की है। ऑलरेडी नीचे की है। मैंने कहा मुझे होना ही नहीं है। हम्म। तो आया था। फिर इसमें दूसरा भी चैंपियन आया था, उसमें भी कहा था अभिषेक ने मेरे को कि यार तुम कंटेस्टेंट बन के आ जाओ तो ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाओगे, सरपंच में तो 1-2 ही रहेगी। मैं कंटेस्टेंट फंटेस्टेंट का ज़माना गया। क्या बात है। हाँ, तो सरपंच आए थे, देखा था मैंने 2 बार है। 2 बार। हाँ, आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? कपिल शर्मा और राजू श्रीवास्तव। अच्छा। उस समय क्या हुआ, जब मैं लाफ्टर चैलेंज जीता हम्म। तो कपिल तो इनके सबके वो हैं, भारती के, इनके सब पंजाब के हैं, तो सारे उनको लेके ही यही आए थे। तो मीडिया में पूछा भारती से तुम्हारा फेवरेट कॉमेडियन, बोलो राजू श्रीवास्तव। उस समय राजू जी का वो था, बिल्कुल, बोलबाला हो रहा था, नाम था। तो सबसे पूछा, सबके सब ने 10-20 ने कहा जी राजू श्रीवास्तव। मुझसे पूछा, बोला आपके फेवरेट कौन है? तो मैंने कहा जी कपिल शर्मा। अच्छा। तो फिर कपिल शर्मा ने उसके बाद बहुत नाम बनाया है, और मुझे उसी समय लग गया था। मैंने कहा यार ये है इसमें वो, जब तक कोई दूसरा सोचता है तब तक तो वो जवाब दे चुका जवाब होता है। दे Right, चुका right. होता है वाकई। कपिल शर्मा के माइंड का कोई मुकाबला नहीं है। राजू जी तो खैर ग्रेट थी, नो डाउट, नो। राजू जी तो राजू जी थे। वो अभी एक कॉमेडियन आए थे, तब मैंने एक बात कही थी कि क्योंकि मैंने दोनों के साथ काम किया है, कपिल शर्मा उनको अगर एक पेज दे दोगे तो उसको एडिट करके बस वो 2 लाइनों में वो पेज ख़त्म कर देंगे। मतलब जितनी कॉमेडी है 2 लाइनों में कर देंगे, अगर लिखी हुई उनको स्क्रिप्ट मिलती है। और राजू श्रीवास्तव जी को 4 लाइनें दे दो तो वो 2 पेज 5 पेज में उसको लेकर के जाएंगे, आराम से उसको प्ले करेंगे। यस, वो राजू विस्तार जी से। का ये था ना कि राजू जी थोड़ा सा एक्टिंग से खेलते थे। बिल्कुल। राजू जी नहीं भी बोले, जैसे चार्ली चैपलिन ने कभी बोला नहीं लेकिन हंसाता था, तो राजू जी को अगर आप ये भी बोल लो ना बोलना नहीं है तो भी हंसा देंगे। तो भी हंसा देंगे। तो राजू जी दोनों का अपना, एक सचिन तेंदुलकर है, एक बिल्कुल, कपिल देव बिल्कुल, है, बिल्कुल। किसी का कोई। सुरेश जी, हम चाहेंगे कि आपकी कुछ पसंदीदा कविता और कुछ जोक्स फनी। फनी।
आजकल क्या है कि हर काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई। हाँ? अब फोटो खींचना भी टेक्नोलॉजी आ गई। अब लड़के तो कम करते हैं इसका यूज, लड़कियां ज़्यादा करती है। बिल्कुल। अब लड़कियों को फोटो खींचना हो कभी नहीं होता। आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े डोगरों का मुंह एक जैसा हो जाता है। अभी तो हमने इतनी तरक्की कर ली, अब तो हम चांद पे पहुंच गए। हालांकि इसके पहले भी हमने ट्राई किया था चांद पे जाने का, तो हम 2 किलोमीटर से चूक गए थे। तो हमारे प्रधानमंत्री गले लग के रोए थे एक वैज्ञानिक से। तो ये हम 2 किलोमीटर से चूक गए, तो ये सारे छोरे छोरी बावड़े हो गए। ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे लिखने लग गए, बोले हिंदुस्तान चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हमारा विक्रम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गया, हम चंद्रयान पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हम 4 भाई हैं। जो हमारा सबसे बड़ा भाई है वो एमकॉम पास है और वो बेरोजगार है। जो मेरा दूसरा भाई है वो एमबीए है, वो भी बेरोजगार है। अच्छा। जो तीसरा है वो एमए है, अच्छा। जो कोई भी कर लेता है, वो भी बेरोजगार है। और जो चौथा है वो मैं हूं। मैं केवल 5वीं पास हूं और मैं हिंदुस्तान के हंसी के सबसे बड़े शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का विजेता हूं। यस। इसमें कोई वाक की यश की बात नहीं है। बात यह है कि जो बेवकूफ़ बोल रहे थे कि हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े और एक बार में ही बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो, वाह वाह। कोशिश करनी पड़ती है। और सर, ज़्यादा पढ़ा लिखा होने से कुछ भी नहीं होता। अब आप दोनों पढ़े लिखे हो जी, लेकिन पढ़ लिख के आप दोनों ने भी कौन सा तीर मार लिया। सुन तो 5वीं पास को ही रहे हो। वाह 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 वाह। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादा अमीर होने का भी कोई फायदा नहीं है। वो कैसे? अमीर आदमी वो नहीं होता जिसके घर के बाहर 10 BMW खड़ी हो। अमीर वो भी नहीं होता जिसके पास 1000 एकड़ की संपत्ति हो। जिस घर के बाहर बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले, समझ जाओ वही घर अमीरों का है। वाह 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 वाह। अब ऐसा खराब जमाना, ये लड़कियां भाई साहब, अब कल वैलेंटाइन डे का दिन था। मैं सबसे कहता हूं वैलेंटाइन डे मना रही है दुनिया, मनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं लड़कियों, वैलेंटाइन डे पे इन लड़कों के चक्कर में मत फंसो। अच्छा। क्योंकि वो फरवरी तक ही टिकेगा जो आपको गुलाब का फूल देके जाएगा। अच्छा। जिंदगी भर तक तो वही टिकेगा जो घर पे हरा धनिया लेके आएगा। अब ये लड़कियां 12 बॉयफ्रेंड रख के कह रही है कि प्यार अंधा होता है। 12 बॉयफ्रेंड और प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। अरे प्यार अंधा नहीं होता, तुम खुद ही अंधा धुंध प्यार कर रही हो, हम क्या करें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो एक मैं आपको हास्य कविता सुनाता हूँ, प्लीज। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। अब आप देखना, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन गा के कुछ नहीं सुनाता। हम हास्य कवि गा के भी हंसा देते हैं। हो मिलती थी रोज मुरारी से, पर सेटिंग थी गिरधारी से। खर्चा राजू से लेती थी, शर्माती थी बनवारी से। मिलती थी रोज। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे। हम सूखी रोटी लाते थे पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं। और उसके 2 बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, वो हो गई पूनम ढिल्लो सी, हम रह गए अटल बिहारी से। मिलती थी रोज मुरारी से, पर अब ये ऐसे तो बहुत लंबी गिरधारी से। वाह 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 वाह। ये पर्याप्त है क्योंकि लंबी है। सुर में और मजा आ गया, पंचेस
बहुत ही हाँ, कमाल। सुरवुर में नहीं रहता हूँ मैं, नहीं नहीं सिंगर है कॉन्फिडेंस में रहता हूँ। हाँ ये अच्छा है मैं कॉन्फिडेंस में रहता जी। अच्छा, पिटारा, कुमार विश्वास इस देश के बहुत बड़े कवि हैं, उनके साथ कभी आपको मौका मिला, साथ में आपने हूँ। हाँ, परफॉर्मेंस एक किया? प्रोग्राम में किया था हमने इंदौर में। अच्छा, इंदौर में एक प्रोग्राम हाँ, किया था हमने साथ में। फिर उसके बाद कभी नहीं? ठीक है। उसके बाद अभी हम एक क्रिकेट का आयोजन था उसमें मिले थे, अच्छा। तो उन्होंने मनोज वाजपेयी से मेरा परिचय करवाते हुए कहा था कि ये बहुत पॉपुलर लड़का है। तो मनोज वाजपेयी तो आपकी कविता नहीं सॉरी, उन्होंने तिवारी। मनोज तिवारी जी मनोज से तिवारी। परिचय हाँ, करवाया था। बोले कि ये सुरेश अलबेला है, ये बहुत पॉपुलर लड़का है, सुनते हो भी मुझे। उनकी बात चली तो सुरेंद्र शर्मा साहब हम्म। बहुत बड़ा नाम है, 4 लाइना। सुरेंद्र शर्मा जी हास्य के बड़े कवि हैं, हम उनको सुनते आए हैं, देखते आए हैं, जानते आए हैं। साथ में काफ़ी किया भी है, देखा है। हाँ, एक टाइम उनका काफ़ी जलवा भी था। बिल्कुल। हास्य के पहले सुपरस्टार अगर किसी को कहें तो वो इंडिया में, भारत में, तो सुरेंद्र शर्मा जी हैं। तो हम तो उनको सुन सुन के बड़े 4 लाइना। 4 लाइनें उनकी। आपके वैसे फेवरेट कवि कौन हैं? हरिओम पंवार। अच्छा, अच्छा, अभी है ना पवार साहब तो? हाँ, पंवार जी है ना अभी हाँ करते हैं शोज? करते हैं, वो वीर रस के कवि हैं। अच्छा, जी। और हास्य कवि में कौन आपके फेवरेट हैं? हास्य में कोई खास मेरा फेवरेट है नहीं, मैं खुद ही हूँ। क्या बात है, कॉन्फिडेंस। हास्य में मेरे एक फेवरेट कवि थे सुरेंद्र दुबे जी। अच्छा, जी। वो हास्य में मेरे फेवरेट कवि थे। वो अभी तो है नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे कवि थे। क्योंकि उन्होंने मतलब पानी पे एक कविता लिखी थी। पानी पे कौन हंसा सकता है, वो अच्छा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से हंसा। अच्छा। हाँ, जयपुर के सुरेंद्र दुबे जी थे, अभी दिवंगत हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और सुनील पाल हमारे शो में आए थे पिछली बार, हमारे पॉडकास्ट में, तो उन्होंने बोला था 90% कवि चोर हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, वो बयान दिए थे। ऐसी कोई बात नहीं है कि 90% होते हैं। 10% कहीं भी हो सकते हैं, 90% नहीं है। उन्होंने कॉमेडियंस का भी बोला था कि कॉमेडियंस भी 90% कौन ओरिजिनल कंटेंट करता है, हाँ, सब उनका ऐसे ही। ओरिजिनल कंटेंट की बात कर रहे थे वो, कि कॉपी पेस्ट मारते हैं, ऐसा कुछ कहना था उनका। मारते हैं, बहुत लोग मारते भी हैं, बिल्कुल। है ना। तो हर कोई तो नहीं मारता। हाँ, सबका अपना। और फिर ये जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने कविता लिखी जी, कुछ भी, कोई भी आप सब्जेक्ट हुआ देश में, कोई भी मुद्दा हुआ, तो जैसे लेटेंट का मुद्दा हुआ, इस पे किसी ने क्या कोई कविता लिखी, या कोई राम मंदिर का मुद्दा हुआ जी, राम मंदिर के मुद्दे पे कविता लिखी, तो लिखेगा तो वही ना कि मंदिर बन गया। बिल्कुल, तो वो थोड़ा सा मिलता जुलता आएगा। आ ही तो मैं- जाएगा। मैटर वही होता है। इंस्पिरेशन भी हो मैटर सकता वही, है। पत्नी पे आप कुछ कहोगे तो पत्नी पे क्या कह लोगे, मतलब पत्नी कब से कहा जा परेशान। रहा है। तो सुनील जी की आजकल पता नहीं है, अपनी दिक्कत है। जो आजकल हर फील्ड में ग्रुप बाजी हो गई है। लोग बोलते हैं अरे फिल्म स्टार का बेटा है तो हीरो बन जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा। आपको लगता है कवि सम्मेलनों में या स्टैंड अप कॉमेडी में भी ग्रुप बाजी वाली बात आई है? होती है कवि सम्मेलन में, तो कब से हो रही है ग्रुपबाजी। अच्छा। हाँ हाँ, कौन कौन से बड़े ग्रुप्स हैं इसमें? और वो मैं बता नहीं सकता। ग्रुपबाजी तो होती है, सबके अपने अपने ग्रुप है सर, मेरा नहीं है बस। कोई आपका नहीं है? ग्रुप। हाँ, मैं अकेला तो हूँ, आप अपना बना लो वाह। कोई। मैं खुद ही ग्रुप हूँ। हाँ, खुद ही। मैं अकेला ही ग्रुप हूँ, मेरे ग्रुप की जरूरत ही नहीं है। सही मैं है, क्यों ग्रुप बनाऊं? सही है। आपको पता है ना, मैं रणथंबोर का हूँ, यस। और बाघ हमेशा अकेला घूमता है। क्या बात है, वाह। बस वो जंगल का राजा नहीं बनता। शेर, आपको मैं एक बात जी। बताऊं, शेर और बाघ दोनों की आप लड़ाई करवा लो, कई बार करवा के भी देखिए लोगों ने, तो आप बताओ कौन जीतेगा? जीतना तो शेर को चाहिए। बाघ ही जीतता है सर। शेर बाघ की आप लड़ाई कराओगे, 100 में से 98-99 बार बाघ ही जीतेगा। अच्छा। हाँ, दोनों अगर तगड़े हैं तो। ऐसा नहीं है आपने एक बाघ को 2 महीने से खाना ही नहीं दिया, हाँ। फिर तो कोई लड़ाई ही नहीं है। हम्म, तो अगर दोनों की लड़ाई कराओगे तो हमेशा बाघ जीतेगा। लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर होता है। टैग लगाए उसको। शेर क्यों होता है? क्योंकि शेर है ना, ग्रुप में रहता है। ओ, शेर कभी शिकार नहीं करता, शेरनी शिकार करती है, उसका पूरा परिवार साथ रहता है, 5-6-7 शेर साथ रहते हैं। बाघ फिक्र नहीं करता, उसको राजा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही रहता है बस। तो मैं अकेला ही रहता हूँ,
हमें नहीं चाहिए किसी का सिंहासन। वाह वाह। वो एक राहत इंदौरी जी का शेर था कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, मगर फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। वाह वाह वाह। और ऐसे दरवेशों से, दरवेश मतलब पंडित, ऐसे दरवेशों से मिलता है मेरा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह क्या वाह। तो हमें नहीं चाहिए कोई सिंहासन विंगासन, हम तो मस्त है जैसे भी। सुरेश जी, आपको अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या डिसीजन लेंगे? एक दिन का प्रधानमंत्री मेरे को बनाते ही मैं ये डिसीजन लूंगा कि अब जिंदगी भर प्रधानमंत्री में ही रहूंगा। क्योंकि एक दिन में कुछ सुधरने वाला नहीं है सर, ये बहुत दिन लगेंगे इस देश को सुधारने के लिए। बिल्कुल सही। वाह, तो फिर मैं सब सुधार दूंगा। क्या क्या करेंगे उसमें? कुछ तो एक आध काम जो सबसे ऐसा लगता है ये तो होना ही चाहिए। सर देखो, इस देश में बहुत सारे काम है। एक तो मैं इस देश की शिक्षा व्यवस्था चेंज करना चाहता हूँ। आज बहुत सारे लड़के हैं, एमए कर ली, किसी ने एमकॉम कर ली, लेकिन वो बेरोजगार हैं। तो क्या है कि हमारे देश में ये पढ़ाते ही ऐसे हैं, मतलब अब हिस्ट्री पढ़ो तो ये प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इस ईस्वी में जन्म लिया। ये द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इस ईस्वी में जन्म लिया। ये तृतीय चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने इस ईस्वी में जन्म लिया। ये चतुर्थ चंद्रगुप्त मौर्य थे, फिर इन्होंने इस ईस्वी में जन्म लिया। आज दिन तक मेरे यही समझ में नहीं आया वो चाणक्य के साथ लड़ा था, वो वाला चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा था। तो इतना कंफ्यूज कर रखा है। कई बार ऐसा शो के दौरान देखा गया कि कोई लड़की परफॉर्मेंस देख के एकदम इम्प्रेस हो जाए, बोले यार आई लाइक हिम, यार ही इज़ वेरी गुड। तो आज अगर कोई लड़की आके ऐसा बोल दे कि मैं आपको लाइक करती हूँ, तो अब जवाब क्या देंगे जो आप शादीशुदा होने की बात कर रहे थे? हाँ, आई लाइक यू टू। नहीं, आई लव यू। आई लव यू टू। तो इसका हर्ष क्या, इसका निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष क्या, मैं उदित नारायण का शिष्य हूँ। और आप वैसे भी इमरान हाशमी का महिमा मंडन पहले ही कर चुके हैं। पहले ही कर चुके हैं। देखो, प्रेम तो मतलब कोई आई लव यू बोलेगा तो आपसे प्रेम करता है। प्रेम और शारीरिक संबंध में अलग फर्क होता है सर। प्यार तो माँ से भी करते हैं, पिताजी से भी करते हैं। दरअसल ये आजकल ये सोच रखा है कि यार ये जो प्यार है ना, प्यार वही होता है जो लड़के लड़की के बीच में होता है। वो प्यार नहीं होता, वो वासना होती है। यस। सुरेश जी, ये रैपिड फायर है, इसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे और आपको फटाफट उसके जवाब देने हैं। ताली ठोक कर परफॉर्मेंस या बिना ताली ठोके? ताली ठोक के। आज की नई कॉमेडी बनाम पुरानी कॉमेडी? पुरानी पुरानी पुरानी। आज के नए कॉमेडियनों को ये करते हैं सर, ये 50 लोग जहाँ पे हंसने के लिए बैठे होते हैं वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं। ये इनको बोलो कोटा दशहरे मेले में करो जहाँ झूले चल रहे हैं, आओ मेरठ में, आएंगे ही नहीं। ये बस्सी जाकिर खान समय रहना, आओ ना, बुला रहे हैं हम, आ जाओ सारे, जितने हैं, ये अपूर्व गुप्ता हो, कोई भी हो, कोई भी इन मेले खेलों में परफॉर्मेंस मना कर देते हैं, करेंगे ही नहीं। है दम तो करो। 50 लोगों के हॉल में तो कोई कर सकता। ये लोग तो पहले पूछते हैं कहाँ है शो, एज ग्रुप क्या है, मतलब ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से ऊपर भी नहीं हंसा सकते हैं। ऊपर भी नहीं हंसा सकते ना, वो एज ग्रुप कितने लोग होंगे कि थोड़ी संख्या कम हुई तो इनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो बाइट उन्हीं की कटती है ना, जो ज़्यादा होंगे तो उसमें कुछ हंस देंगे तो वहीं पर उसको रख लिया जाता है। और प्लान करके भी अपने लोग बिठाते हैं, पहले से बिल्कुल तय होते हैं। आपकी ज़िंदगी की सबसे मज़ेदार गलती क्या थी? मज़ेदार गलती तो ये रही एक बार मेरे साथ कि एक बार मैं घर से, है ना, हम जब गांव में रहते थे, चौथ का बरवाड़ा मेरा गांव है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं क्या है, हमारे फसल होती थी सरसों, तो वो बोरियों में भर के घर पे आती है। तो मैं क्या है कि इंटेलिजेंट तो बचपन से हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा है। तो मैंने क्या है सर, सरसों चुराई, अच्छा, घर से ही। अब मैंने कहा यार इसको कैसे बेच के आऊँ, अगर मैं थैले वेले में किसी में लेके जाऊँ तो वो मेरे को वहीं बाहर ही धर लेंगे सब। उस समय मोहल्ले में 50 लड़के रहते थे, कोई ना कोई कह ही देता। तो मैंने भरी हुई स्कूल के बैग में। अच्छा, क्या बात है। मैंने, अब पकड़ो तुम, अब स्कूल के बैग में कोई शक नहीं करता, बैग में जाके मतलब पॉलीथीन में भर के स्कूल के बैग में रख दी और बेच के आया।
कमाल है। अब आ गया मैं घर पे आया मैं, शाम को मेरा भाई आया, क्यों बे बेच आया तू? हाँ? अच्छा। सरसों। मैंने कहा, यार इतनी तैयारी से गया था, तेरे को कैसे पता चला? बोला तेरे बाद 1 किलो चने में भी बेच के आया। बहुत अच्छे, तो बहुत ये रियल घटना है। यस, एक एक रियल घटना और बता देता हाँ। हूँ। एक रियल घटना ये हुई सर, एक लड़की थी उस समय जिससे मैं करता था प्यार। प्यार क्या करता था, मैं करता था, वो ना करती थी। 50% था। 50%। वन साइड। तो मैं उसके पीछे तो पड़ता था। मैंने कहा यार कैसे नहीं कैसे इसको पटाना है। और वो पटाना क्या, वो बात ही नहीं करती थी मेरे से। मैंने कहा तू एक बार मिल तो ले। बोले ना, मिलती भी नहीं थी। तो एक बार हमारी सर, उसको मैंने इतना परेशान हो गई होगी, इससे मिल लेते हैं। मैंने कहा तू कुछ मत कर, एक बार मिल ले। बोले ठीक है, मैं मिल लूँगी तेरे से। तो मिलने की हमारी डेट फिक्स हो गई। अब वो जो मेरा दोस्त है जिसने मेरा नाम रखा था वीरू योगी, उससे मैंने कहा, मैंने कहा यार वो मान गई है, मिलने बुला रही है, कैसे ऐसा वो बता नुस्खा कि वो हाँ कर दे। अब वो भी कवि था। तो बोले यार थोड़ा सा इमोशनल होना पड़ता है, लड़की के सामने रोना पड़ता है, यूँ दिखाना पड़ता है कि तेरे बिना ऐसे नहीं रहे। मैंने यार मेरे को ऐसे रोया नहीं जाता यार, मेरे तो हंसी और छूटती है। बोलो तू तो एक काम कर, पान की दुकान पे से पीपरमेंट ले आ, अच्छा। उसको आंखों में लगा ले, उससे तेरे को रोना आ जाएगा। बाप रे, अब मैंने कहा यार पान की दुकान वाला भी पूछेगा कहाँ जा रहा है? पीपरमेंट का क्या करेगा, तू पान निकाले। तो मैंने कहा यार अब पान की दुकान भी सर गांव में एक ही, उस पर भी 50 लोग खड़े रहते हैं, पीपरमेंट का क्या करेगा वो। मैंने कहा यार वहाँ भी पकड़े जाएंगे। मैंने कहा कोई और ऑप्शन बता। बोले विक्स लगा ले आंखों में या आयोडेक्स लगा ले, अच्छा। उससे तेरे आंसू आ जाएंगे। अब वो लड़की से मिलने का टाइम था, टाइम के 2-5 मिनट पहले लगा ली विक्स आयोडेक्स। अच्छा मैं क्या है सर, कोई भी चीज़ होती है ना उसको ज़्यादा लगाता हूँ। जैसे कोई भी, अभी जैसे कोई बहुत सारे है ना पेस्ट निकालते हैं, इतना सा निकालते हैं मटर दाने, पूरा निकालता हूँ। तो शैम्पू भी लगाना है, पूरा हाथ में भर लूँगा। मेरे तो मतलब जो वो भी लगाता हूँ उसको पूरा लगाता हूँ। तो वो आयोडेक्स भी ज़्यादा लग गई तो मेरे आए आंसू टपा टप। और लड़की आ गई मिलने। अब वो लड़की आई मिलने बैठी तो मेरे तो आंसू टपाप मतलब आंसू बहरे। तो लड़की बोली अबे हुआ क्या, तेरा बाप मर गया, हुआ क्या, रो के आया इतना। माँ कसम, वो बात ही नहीं हो पाई, चली गई। ओ तेरे। तो ये आंसू रुके कब थे फिर उस दिन? उस दिन फिर आंसू, फिर तो वो बहुत मुश्किल से रुके थे। आंखें धोई, तालाब में गया मैं, कूद के नहाया। अपनी कोई धमाकेदार कविता से इस पॉडकास्ट का समापन किया जाए। बिल्कुल। अब सर मेरे पास कविताएं तो बहुत सारी। किसान पे है कोई? किसान पे एक कविता मैंने आज लिखी है। अच्छा, अच्छा आज ही लिखे हैं तो तो आज ही सुना दीजिए। याद हो तो ना, ये भी तो है। एक दूसरी सुनाता हूँ, फिर मैं किसान वाली ठीक है। सुनाता हूँ। एक लड़की थी दीवानी सी, अक्सर गलियों से गुजरा करती थी। वो लड़की अपने चेहरे पे नकाब रखती थी। एक लड़का उसे देखा करता था, वो उस लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़के ने लड़की से कहा, जाने मन अपने चेहरे पे से नकाब तो हटाओ, अपना ये चांद सा चेहरा तो मुझे दिखलाओ। लड़की बोली कि जिस दिन अपनी पहली पिया मिलन की रात हो जाए, जिस दिन तेरा मेरा मिलना हो और बादलों से बरसात हो जाए, मैं उस दिन अपने चेहरे पे से नकाब हटा लूंगी और ये चेहरा आपको दिखा दूंगी। धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ने लगी, लड़की लड़के से रोज मिलने लगी। एक समय ऐसा आया, 7 दिन तक वो लड़की लड़के से नहीं मिली। लड़की लड़के के घर पर गई, पड़ोसियों ने बताया कि उस दीवानी की तो मौत हो चुकी। लड़की लड़के की कब्र पर जाकर रोने लगी। ये वही पिया मिलन की रात लग रही थी, क्योंकि उस दिन बादलों से बरसात की झड़ी लग रही थी। तभी उनकी प्रेम कहानी में एक किस्सा और जुड़ गया। आंधी के थपेड़े से लड़की के चेहरे का नकाब उड़ गया। लड़की ने अपना वादा निभा लिया, अपना चेहरा अपने प्रेमी को दिखा दिया।
तभी कब्र में से आवाज आई, ये दोस्त ये तो समय समय की बात है, कल तेरे चेहरे पे नकाब था, आज मेरे चेहरे पे ओह नकाब। वाह 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 क्या बात है, वाह, बहुत अमेजिंग बढ़िया। अमेजिंग अमेजिंग। ये कविता मैंने आज ही लिखी है और मतलब 2 महीने तक कुछ नहीं लिखा था, छोटा लिखा था, लेकिन आज ये नई कविता लिख रहा हूँ। सुनाइए। अभी तो जैसी है वैसी सुनाता हूँ, लेकिन आपको आनंद आएगा इसमें। बिल्कुल है। जी। एक दिन गांव में मैं हमारे खेत पर जा रहा था, बहुत दिन से गर्मा गर्म भुट्टे खाने के लिए ललचा रहा था। तभी चाय की टपरी पर एक ताऊ मिल गया, जिसे देखकर मेरा रोम रोम खिल गया। गजब ही थी ताऊ की चाय की थड़ी, गजब ही थी ताऊ की चाय की थड़ी। तभी मेरी नज़र एक फटे कपड़े पहनी हुई अधेड़ महिला पर पड़ी। तभी मेरी नज़र एक फटे पुराने कपड़े पहनी हुई अधेड़ महिला पर पड़ी। मैंने पूछा, ताऊ वो कौन है जो पेड़ के नीचे अकेली बैठी है? मैंने पूछा, ताऊ वो कौन है जो पेड़ के नीचे अकेली बैठी है? तो ताऊ बोला, इसकी जमीन भूमाफिया ने हड़प ली, ये हमारे देश के किसान की बेटी है। वाह 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 वाह। मैंने पूछा, ताऊ वो कौन है जो पेड़ के नीचे अकेली बैठी है? बोले, इसकी ज़मीन भूमाफिया ने हड़प ली, ये हमारे गांव के किसान की बेटी है। अरे वो कालू काका जो भंडारे में खूब सारा दान देता था, अरे वो था ना कालू काका जो भंडारे में खूब सारा दान देता था, जो भी मिलता था उसे खूब सम्मान देता था। तेरा बाप भी उसका अच्छा मित्र था, तेरा बाप भी उसका अच्छा मित्र था, गांव में जिसका सबसे उज्जवल चरित्र था। मैं बोला वो जिसके खेत पर हम स्कूल का बैग फेंक कर जाते थे। मैं बोला वो जिसके खेत पर हम स्कूल का बैग फेंक कर जाते थे। कभी चने तो कभी मक्का के भुट्टे हमको फ्री में खिलाते थे। जबरदस्ती साग सब्जी स्कूल के बैग में भर देते थे, इसके बावजूद भी बैंकों का पूरा कर देते थे। ताऊ बोले हाँ वही दुराचारियों ने उनकी बेटी की असमत के साथ दुराचार किया था। हाँ बोले, वही दुराचारियों ने उनकी बेटी की असमत के साथ दुराचार किया था। चुन चुनकर 12 लोगों ने बलात्कार किया था। हाँ वही दुराचारियों ने जिनकी बेटी के साथ दुराचार किया था, चुन चुनकर 12 लोगों ने बलात्कार किया था। बेटी का खूब इलाज करवाया, कर्ज भी खूब चढ़ गया। बेटी का खूब इलाज करवाया, कर्ज भी खूब चढ़ गया। कोमा में थी बेचारी मगर वो फिर भी सारी दुनिया से लड़ गया। साल भर तक कोर्ट के चक्कर काटे, मगर फिर रास्ते से भटक गया। साल भर तक कोर्ट के चक्कर काटे मगर फिर रास्ते से भटक गया। बेटी की ऐसी हालत देखकर एक दिन फांसी के तख्ते पर लटक गया। बेटी की ऐसी हालत देखकर एक दिन फांसी पर लटक गया। अभी 2 महीने पहले होश में आई है, बहुत शर्मिंदा है। अब ये और इसका छोटा भाई जिंदा है। तब से आज तक इसी पेड़ के नीचे लेटी है, ये हमारे गांव के किसान की बेटी है। क्या बात, वाह 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 वाह। बहुत शानदार लाइनें। और ये जो समाज में हो रहा है उस पे था और एकदम टची था, दिल को छू लेने वाला। क्या बात है। एक कविता आपको इंडियन आर्मी पे सुनाता हूं मैं, हिंदुस्तान के सैनिक। वाह वाह वाह। एक सैनिक क्या होता है कि उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का। वाह। उसका भी मन करता है बच्चों को घोड़ा बनकर पीठ पर घुमाने का, स्कूल जाने से पहले गुड़िया की चोटियां बनाने का। मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर।
मगर घर से निकल जाता है कर्तव्य का बीड़ा साथ में लेकर। पिता को दवाई कौन देगा ये पीड़ा साथ में लेकर। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वाह 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 वाह। उसका कद हिमालय से भी बड़ा होता है जो देश की रक्षा के लिए सरहद पर खड़ा होता है। वो ठंडी बर्फ में भी मुस्कुराता है आसमान नोड़कर। वो तपती रेत में भी सो जाता है घुटनों को मोड़कर। वो सालों तक अपने आंगन के दर्शन नहीं करता। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। वाह वाह वाह, क्या बहुत बढ़िया। वाह। वो रूखी सूखी खा लेता है मगर कभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं करता। एक दिन उस सैनिक की बेटी अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि पापा जल्दी घर लौटाओ, पापा जल्दी घर लौटाओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। वाह। पापा जल्दी घर लौटाओ, मैं आपके बालों में कंघा घुमाना चाहती हूँ। रात को सोने से पहले आपकी मूंछों में ताव लगाना चाहती हूँ। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो मेरे लिए एक संदूक लेकर आना। छुट्टियों में नानी के घर जाऊंगी ना तो मेरे लिए एक संदूक लेकर आना। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। वाह 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 वाह। और मैं भी सैनिक बनना चाहती हूँ, मेरे लिए भी एक बंदूक लेकर आना। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। मगर जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। ओहो वाह वाह वाह। जैसा जाता है सैनिक वैसा घर नहीं आता। धड़ तो आता है वापस उसका मगर सर नहीं आता। तो बेटी अपने पिताजी का जब शरीर देखती है जिसमें गर्दन गायब थी तो पूछती है, दादी ये मेरे पापा ने ऐसा क्या अपराध किया था कि मैं इनका चेहरा तक नहीं देख पा रही। केवल मैं कैसे पहचानूं कि ये मेरे पापा ही हैं, मैं इनका चेहरा तक भी क्यों नहीं देख पा रही। पापा ने ऐसा क्या अपराध किया था कि इनकी गर्दन कटी पड़ी है, गर्दन तक नहीं आई, केवल गर्दन के नीचे का हिस्सा आया है। तो वो दादी अपनी पोती को कहती है कि मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मैं नहीं, मेरा विश्वास कहता है, गोरा बादल और कल्लाजी का इतिहास कहता है। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा, मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा। और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। ओहो वाह वाह वाह। मेरा बेटा तिरंगा हाथ में लेकर बढ़ रहा होगा और सर कट गया होगा तो धड़ लड़ रहा होगा। क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है, क्योंकि शूरवीरों के कदम कभी रुकते नहीं है। और बेटी तेरे पापा तिरंगे के अलावा किसी और के आगे झुकते नहीं वाह हैं। वाह तेरे वाह पापा क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाकई दिल को छू लेने वाला। और जिस तरह यहाँ बैठे बैठे सुरेश अलवेला ने हम सबको जम के हंसाया और अंत में आंखों में आंसू ला दिया। एक कलाकार जिसके अंदर जो बहुत वर्सेटाइल होता है वही ये कर सकता है। मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि एक सैनिक का बेटा हूँ, आप जानते हैं। जी जी जी। तो ये थे हास्य कवि सुरेश अलवेला। लाफिंग कलर्स के वायरल वाणी में मिलेंगे हम किसी और मेहमान से। तब तक देखते रहिए वायरल वाणी।